वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। आज हम लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। स्टूडेंट, ये आपका जो है लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 9th का, और इस चैप्टर में हम लोग जो है काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और कंप्लीट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कुछ आउटलाइंस देख लेते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के हमें नीड क्यों है। फिर हमें पढ़ना है क्रॉप के बारे में, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कैसे हम कर सकते हैं, हायर यील्ड हम कैसे कर सकते हैं, बायोटिक अबायोटिक रेजिस्टेंस, इम्प्रूव वैरायटी या वाइडर एडेप्टिविटी हम कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ फैक्टर पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट के कुछ फैक्टर, जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर, इरिगेशन वेल्स, लीवर सिस्टम या लाइफ सिस्टम नहीं स्टूडेंट, लीवर सिस्टम होगा यहाँ पे। क्रॉपिंग पैटर्न्स हम लोग पढ़ेंगे, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, साथ के साथ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के कुछ फैक्टर पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन टू यील्ड, मतलब उसको जो है फील्ड के अंदर कैसे प्रोडक्शन हम कर सकते हैं वीड से, इंसेक्ट से, डिसीज से। और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को हम कैसे जो है उससे अपनी फसल को जो है बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर में स्टूडेंट कवर करेंगे। साथ के साथ हम जो है इसमें कुछ रिवोल्यूशन वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए आपको बताया कुछ रिवोल्यूशन वगैरह, जैसे हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन वगैरह के बारे में भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो है सबसे पहले जो है रिवोल्यूशन वगैरह हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझाया आपको ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन इज ए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बाय द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ग्रीन रिवोल्यूशन में जो हमने बहुत सारी चीज़ों का इंप्रूवमेंट किया है, जैसे फसल वगैरह का इंप्रूवमेंट किया है, और खाद्यान्न वगैरह की जो कमी है उसको दूर करने की हमने कोशिश की है। तो चलिए हम चैप्टर को जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे जान लेते हैं कि हमें जो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की जो है जरूरत क्यों है। तो देखिए आपको भी पता है आज के टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। हमारे पास जो लैंड की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे जो है कम हो रही है, और हम जो है जितने भी अपने गांव वगैरह हैं या जितने भी लैंड की जो ज़मीन है उसको धीरे धीरे जो है अर्बनाइजेशन हम करते जा रहे हैं, यानी कि शहरीकरण उनका करते जा रहे हैं। जब हम इनका शहरीकरण करेंगे यानी कि शहरों में बदलेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो ज़मीन है वो कम हो जाएगी, और जब ज़मीन कम होगी तो जो फूड की जो अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे हम फूड उगा रहे हैं वो जगह ही कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि फूड का जो है हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट होंगी हमारे समाज में, जैसे मेल न्यूट्रिशन की कमी होगी, लोग भूखा ज़्यादा रहेंगे, क्वालिटी ऑफ सीड प्रोडक्शन वगैरह हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर जो है हम जो है पूरा का पूरा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कर पाएंगे। अगर हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी जो है प्रोडक्शन हमारा कम रहेगा, और हमें जो है विदेशों से जो अपना फूड वगैरह हमें मंगवाना पड़ेगा। जैसे कि आज से पहले 1965 के अराउंड में हम लोग जो है टोटली जो है फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंड था हमारा देश, क्योंकि हमारा जो फूड प्रोडक्शन था वो इतना अच्छा नहीं था, और वहाँ से जो हमें बीज वगैरह मिलते थे या जो हमें खाद्यान्न वगैरह मिलते थे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। फिर इंडिया ने स्टार्ट किया, ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उसके बाद जो है हमने काफ़ी ध्यान जो है अपने देश में फूड प्रोडक्शन के ऊपर या इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पे दिया, जिसकी बदौलत जो है आज हम वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट लीडर्स में जो है काउंट किए जाते हैं। चलिए, तो ये कुछ आपका जो है इंट्रोडक्शन था। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि हमारी पॉपुलेशन भी डे बाई डे बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी तो भी हमें जो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से सबको फूड मिल पाना जो है एक प्रॉब्लम हमारे लिए रहेगी। तो चलिए हम लोग अब पढ़ लेते हैं अपना ग्रीन रिवोल्यूशन। तो देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन है द रिवोल्यूशन इन आवर कंट्री इज़ फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए मॉडर्न मेथड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करके, जैसे हाई यील्ड वैरायटी सीड का हमने यूज़ किया, ट्रैक्टर्स का यूज़ किया, इरिगेशन फैकल्टी का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, और फर्टिलाइज़र का हमने यूज़ किया। तो मेन हमारा जो पर्पज़ था वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वहाँ से करना ज़रूरी था। अगर हम इसको नहीं कर पाते तो हम शायद बहुत पीछे आज के टाइम होते। तो इट इज़ मेनली फाउंडेड बाय MS स्वामीनाथन। ये एक बहुत
इंडिया के अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं MS स्वामीनाथन, इसलिए हम इनको जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। इन्होंने जो है ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था और अपने टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क इन्होंने करके दिखाया था स्टूडेंट। इसी तरीके से आपका आता है ब्लू रिवोल्यूशन। दिस रिवोल्यूशन इज़ फॉर फिश प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि फ़िश प्रोडक्शन, फिश कल्चर को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए हमने जो है ब्लू रिवोल्यूशन किया था स्टूडेंट। इसमें जो है डॉक्टर हीरालाल चौधरी जी और डॉक्टर अरुण कृष्णन जी को फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन जो है कहा जाता है। इसी तरीके से वाइट रिवोल्यूशन, इसको कई बार हम लोग जो है ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है हमारा मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया कैसे इंक्रीज हो इस पे काम किया गया था। तो इसके लिए डॉक्टर वी कुरियन या वर्गीस कुरियन को, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सो वी कॉल हिम फादर ऑफ रिवोल्यूशन। तो कई बार एग्जाम में जो है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड इज़ वाइट रिवोल्यूशन, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो, इसके लिए वी कुरियन जी ने कुछ कार्य किए थे। इसी तरीके से येलो रिवोल्यूशन इज़ फॉर ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ऑयल प्रोडक्शन इंडिया में कैसे इंक्रीज हो, इसके लिए जो है आपका येलो रिवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था। तो सैम पिटोट्रा जी जो है फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन कहलाते हैं। इसी तरीके से आपका गोल्डन रिवोल्यूशन है, दिस रिवोल्यूशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, यानी कि दालों का प्रोडक्शन हमने किया था। तो इनके जो फादर है, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन इज़ निरपक्ष टोटेज जी जो है इनके फादर कहलाते हैं, यानी कि इन्होंने जो है काफ़ी इनिशिएट इसमें किया था। इसी तरीके से आपका सिल्वर रिवोल्यूशन है। दिस रिवोल्यूशन इज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग, यानी कि अंडों का प्रोडक्शन करने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया। तो इंदिरा गांधी जी जो है फादर ऑफ सिल्वर रिवोल्यूशन, जो इंडिया की PM भी रह चुकी है, इन्होंने जो है स्टूडेंट इसको स्टार्ट किया था और काफ़ी मेन रोल जो है इसमें प्ले किया था। तो देखिए हमने लगभग आपका जो है रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर कर लिया है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाट इज़ वाइट रिवोल्यूशन, और इनका जो है पूरी डिटेल में मैंने आपको अभी बताया। तो हम मेन चैप्टर की तरफ स्टार्ट करते हैं, यानी कि मेन चीज़ें पढ़ते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड से हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ क्रॉप्स हमारी होती है, क्रीजल्स क्रॉप्स होती हैं, सीड्स होती हैं, और पल्सेस जो हमारी, ये भी एक क्रॉप है। वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट भी जो है क्रॉप्स है। तो क्रीजल्स में दे इंक्लूड क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, ठीक है, मेजी, बार्ली, जिसको बाजरा वगैरह हम लोग बोलते हैं। दे प्रोवाइडर्स कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता होना चाहिए जो क्रीजल्स होती हैं ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से सीड्स हैं। सीड्स जो है, नोट ऑल सीड्स, देखिए स्टूडेंट, नोट ऑल सीड्स ऑफ ऑल प्लांट आर एडिबल, लाइक सीड्स ऑफ एप्पल और चेरीज को हम नहीं खा सकते हैं। एडिबल सीड्स में क्रीजल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, नट्स वगैरह आते हैं, ये हमें जो है फैट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से पल्सेस दे इंक्लूड लेग्यूम्स सच एज ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल्स वगैरह, ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो पल्सेस से हमें जनरली जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड होता है। इसी तरीके से वेजिटेबल, स्पाइस और फ्रूट दे प्रोवाइडर्स विटामिन एंड मिनरल्स हमें जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें एप्पल, मैंगो, चेरी, बनाना, वाटरमेलन है ना। वेजिटेबल में स्पिंच, लीफी वेजिटेबल, कैरेट वगैरह इंक्लूड होता है। स्पाइस में आपका चिली, ब्लैक पेपर, फोडर क्रॉप्स या ओट्स वगैरह जो है आपके प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हमें जो है स्पाइसेस में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम से भी देख सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ पे आपको जो है टाइप ऑफ क्रॉप्स में आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है क्रॉप सीजन। तो इन जनरली इंडिया में देखिए आपकी जो क्रॉप का जो सीज़न होता है वो आपका जो है बारिश के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस टाइप से हम जो जनरली 2 या 3 टाइप के क्रॉप सीजन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्रॉप सीजन बताया हुआ है, बट आप 3rd क्रॉप सीजन भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर एक्सेट्रा, डिफरेंट फोटो ड्यूरेशन मीन लाइट का ड्यूरेशन भी डिफरेंट होता है फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल स्टूडेंट। तो जनरली 2 टाइप ऑफ क्रॉप सीजन जो है इंडिया में होता है। तो एक खरीफ क्रॉप सीजन आता है। तो खरीफ क्रॉप सीजन में जो है दिस क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन में हम इसको उगाते हैं। जून टू अक्टूबर तक का आपका मंथ होता है यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो रेनी सीजन में बारिश के समय जिसको उगाया जाए और ज़्यादा पानी की इसको जो है रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो खरीफ क्रॉप में आपका ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, राइस, पैडी, सोयाबीन वगैरह जो आपका
खरीफ क्रॉप के अंदर जो है स्टूडेंट इंक्लूड होता है। इसी तरीके से रबी क्रॉप्स में दिस क्रॉप आर ग्रोन ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल आपका ये जो है ये उगाई जाती है। रबी क्रॉप्स को हम लोग जो है विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सर्दियों में आपकी उगाई जा रही है। तो इसमें वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड वगैरह जो है काउंट किया जाता है। इन सब को हम जो है उगा सकते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से आपका जो है एक थर्ड क्रॉपिंग पैटर्न भी आप बना सकते हो अगर आप चाहें तो, जिसको हम लोग जो है जायद बोलते हैं, ZYAD। जायद क्रॉप का भी सिस्टम आपका है, यानी कि जायद का सीज़न भी है। इसमें आपका जो है गर्मियों के समय में जब हम लोग जो है जनरली फसल वगैरह नहीं उगाते हैं तो कुछ समय के लिए हम खेतों को जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आप उस समय जो है जायद सीज़न में ककड़ी वगैरह या आप चाहें तो ठीक है वाटरमेलन वगैरह जो है उगा सकते हैं। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन की फसलें आपकी होती है, जायद फसलें, तो इसको जो है आप उगा सकते हो। ये इन बिटवीन ही इन दोनों फसलों के आपका जो है जायद सीज़न जो है उगाया जाता है। ठीक है, चलिएगा तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अप्रोचेस विच इनहेंस क्रॉप यील्ड एज फॉलोज। तो देखिए क्रॉप यील्ड को हम कैसे इनहेंस करेंगे, कैसे जो है उसकी क्षमता हम अच्छे से अच्छी क्रॉप्स हम कैसे उगा पाएंगे, तो उसके लिए जो है कुछ टेक्निक्स हम लोग जो है अब डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्या टेक्निक होगी वो देखिएगा। तो मैंने बताया जैसे अप्रोचेस विच इनहेंस द क्रॉप यील्ड आर एज फॉलोइंग। क्रॉप वैरायटी को पहले आप इम्प्रूव कीजिए, फिर क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव कीजिए, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ को उगाएंगे तो आपकी जो क्रॉप यील्ड है वो अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाएगी। तो कैसे हम इसको बढ़ाएंगे वो ज़रा हम यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग जो है सबसे पहले क्रॉप की वैरायटी को बढ़ाने के लिए फैक्टर्स कुछ जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट कैन बी डन आर गुड एंड हेल्दी सीड। हम पे सबसे पहले जो है चूज़ करें, मतलब अच्छी क्वालिटी के हेल्दी सीड्स हम जो है वो चूज़ करें अगर हमें क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करना है। दूसरा हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में इसको पूछा हुआ व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन 2 और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। 2 या 2 से ज़्यादा जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स में हम क्रॉसिंग कराते हैं टू प्रोड्यूस ए न्यू वैरायटी विद गुड प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द क्रॉप। तो उसमें जो है अच्छी क्रॉप की वैरायटी वहाँ पे उत्पन्न हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे आज से पहले के टाइम पे हम लोग जब गेहूँ वगैरह की फसल जब हम उगाते थे, वीट की फसल हम उगाते थे, तो उसमें जो है हमारी जो फसल होती थी उसमें प्लांट्स काफ़ी टॉल होते थे स्टूडेंट। तो टॉल प्लांट क्या होता था, आंधी वगैरह आती थी या बारिश आती तो वो दे फॉल डाउन, तो फॉल डाउन हो जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने जो है उसकी हाइट को, प्लांट्स की हाइट को कम किया, बट उसमें नंबर ऑफ सीड जो प्रोडक्शन है उसको पर एकड़ हमने जो है काफ़ी इम्प्रूव किया। तो अब जो हमारे पास जो गेहूँ होते हैं उनकी हाइट कम होती है, बट उनका जो ठीक है बीज होता है उनका, यानी कि जो क्वालिटी है वो हमने काफ़ी जो है इम्प्रूव करी है। इसी तरीके से हमने जो है राइस वगैरह की हाइब्रिडाइजेशन भी हमने निकाली है। चलिए, तो प्रॉपर्टी जो हम यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टू बी पोज्ड बाय इम्प्रूव सीड। तो क्या क्या कैसे हम इम्प्रूव सीड कर सकते हैं, तो फैक्टर फॉर विच इम्प्रूव वैरायटी ऑफ क्रॉप कैन बी डन। तो देखिए हायर यील्ड के लिए इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़ आप कर सकते हो, इम्प्रूव क्वालिटी आप कर सकते हो, यानी कि क्वालिटी ऑफ क्रॉप वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप हम चेंज कर सकते हैं। बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस हम डेवलप कर सकते हैं, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस ड्यू टू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। इसमें आपका जो है वैराइटीज़ रेजिस्टेंस फैक्टर्स जो होते हैं, इस टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो हम लोग जो है उगा सकते हैं। इसमें जैसे कुछ क्रॉप्स जो हैं उनमें बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस जब हम डेवलप कर देंगे तो वहाँ से जो है उनका इम्प्रूवमेंट हम कर पाएंगे। इसी तरीके से हम लोगों को वाइडर एडेप्टिविटी की क्रॉप्स उगानी चाहिए, यानी कि ऐसी क्रॉप्स उगानी चाहिए जो डिफरेंट कंडीशन में उग सके, जिससे जो है हमें हेल्प मिल सके, सेटिंग ऑफ हाई प्रोडक्शन में हेल्प मिल सके। तो देश के विभिन्न भागों में ऐसी फसल जो है वो उगा सके स्टूडेंट। इसी तरीके से डिज़ायर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स उसमें होनी चाहिए, यानी कि क्रॉप्स कंटेन डिज़ायर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, जैसे उसकी हाइट, ब्रांचिंग, लीव्स, सेट हाई प्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया, उसको भी आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो डिज़ायर इकोनॉमिक ट्रेड्स का भी हम लोग जो है ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम किस तरह से, या क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इट इन्वॉल्व डिफरेंट प्रैक्टिसेस कैरिड आउट बाय फार्मर टू अचीव हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न्स, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वगैरह में हम लोग जो है
ठीक है। लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट को भी काफ़ी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनको भी ग्रोथ करना होता है। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट को हम लोग जो है, ठीक है, या इन्हीं एलिमेंट को हम न्यूट्रिएंट कह सकते हैं। न्यूट्रिएंट को हम डिवाइड करेंगे, जैसे कुछ रिसोर्सेज है हमारे न्यूट्रिएंट के, जैसे फसलों को जो है न्यूट्रिएंट एयर से कार्बन और ऑक्सीजन रिसीव होता है, वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिसीव होता है, सॉइल से हम जो है उसको दो टाइप के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट जो है ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में आपका चाहिए होगा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन रिक्वायर बाय प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट में होता है, यानी कि इनको जो है फसलों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो NPK भी कई बार इसको बोला जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपका ये न्यूट्रिएंट जो है स्मॉल क्वांटिटी में आपको चाहिए, तो आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन आपका जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार एग्जाम में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, और जो न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में चाहिए वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। इसी तरीके से हम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र भी, ठीक है, यूज़ करेंगे अपनी फसलों के प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया, टू इंक्रीज द यील्ड सोइल कैन बी इनरिच बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर देखिए क्या होता है, मैन्योर जैसे आपको पता होगा इट इज़ ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये हम सिंपली अपने खेत में बना सकते हैं, अगर कोई ज़मीन हमारे पास खाली है तो उसमें हम मैन्योर जो है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये जो होता है ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट जो है सोइल को प्रोवाइड करता है। इट इज़ प्रिपेयर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करके हम इसको जो है बना सकते हैं। ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के भी हम जो है मैन्योर बना सकते हैं स्टूडेंट। तो मैन्योर को भी हम जो है डिवाइड फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, वेरियस फॉर्म में। तो वेरियस फॉर्म ऑफ मैन्योर में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। तो कंपोस्ट देखिए, द प्रोसेस इन विच एनिमल एक्सक्रीटा लाइक काव डंग या बफलो डंग वगैरह, उनका खाद, गोबर वगैरह, किचन वेस्ट, प्लांट रिमेन, वेस्ट फूड या सीवेज वेस्ट वगैरह को हम डिकम्पोज कर सकते हैं गड्ढे में, पिट्स में। तो इसको हम सिंपली कंपोस्टिंग बोलते हैं। इसी तरीके से वर्मी मीन्स क्या होते हैं, कीड़े होते हैं, यानी कि वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर बाय यूजिंग अर्थवॉर्म टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, जिससे डिकम्पोजिशन प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए। और प्लांट एनिमल रिफ्यूज इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो हम इसको सिंपली वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग भी आपका जो है एक अच्छा मैन्योर होता है स्टूडेंट। इसी तरीके से ग्रीन मैन्योर, सम प्लांट लाइक सन हेम्प, ग्वार या नीम वगैरह जो होते हैं आर ग्रोन एंड आफ्टर सम टाइम मल्च, मतलब उसको जो है फसल के साथ ही खेत के अंदर ही हम जो है उसको मल्च कर देते हैं, प्लगिंग कर देते हैं, ठीक है, साथ में ही बहा देते हैं उसको। तो ये ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, क्योंकि वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को अपनी रूट नोड्स में या जो उनकी रूट्स होती हैं उसके नोडल्स में सेव करके रखते हैं। तो वहाँ से जो है ज़मीन के अंदर आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपको रिसीव होगा। तो ग्रीन मैन्योर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। इसी तरीके से हम फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे। फर्टिलाइज़र जो है ये आपके फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं। दे आर मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाएंगे। दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का जो क्वांटिटी होती है वो उसके अंदर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो दे आर इजीली एब्जॉर्ब बाय प्लांट सिंस दे आर सोल्यूबल इन वाटर, और ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट स्टिल ये जो है कॉस्टली होते हैं। बल्कि इवन हमके लिए जो है इनको बनाने के लिए जो है काफ़ी, ठीक है, अमाउंट में जो है मनी भी हमें एक्सपेंड करना पड़ता है और परचेज भी करना इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जनरली आज के टाइम जो है किसान फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। बट मैं जब भी अगर कोई कहे कि फर्टिलाइज़र मैन्योर में किसको सजेस्ट करेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको हमेशा मैन्योर को। क्यों, वो हम यहाँ पे इससे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस बताया आपको मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे मैंने बताया ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। दीज आर मेड ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, डिकम्पोजेबल प्लांट और एनिमल वेस्ट। ये हमारी केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दे हैव लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इनमें होता है, बट इनमें आपका जो है मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। इसी तरीके से आपका जो है मैन्योर, दे आर चीप एंड प्रिपेयर इन द
रूरल होम्स में हम इसको या फील्ड में बना सकते हैं। दे आर कॉस्टली एंड प्रिपेयर इन फैक्ट्री। अब मैन्योर आर स्लोली एब्जॉर्ब बाय प्लांट सिंस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। फर्टिलाइजर आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट सिंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये आसानी से आपको जो है यूज़ कर सकते हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करना मैन्योर को मुश्किल होता है, क्योंकि मैन्योर की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही हमें चेक करनी होती है। ज़्यादा क्वांटिटी में हमें उसको जो है ऐड करना होता है, जबकि इनका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन करना थोड़ा सा इजी होता है। यानी कि आपका जो फर्टिलाइज़र होता है उसका आपको स्टोरेज ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। बट कुछ नुकसान भी होते हैं मैन्योर के, जैसे कुछ नुकसान भी होता है आपका फर्टिलाइज़र का। जैसे जो फर्टिलाइज़र होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, तो ज़मीन के अंदर ये चला जाएगा और धीरे धीरे जो ज़मीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ही मारना शुरू कर देगा, और आपकी जो है लैंड को ये कुछ समय बाद इनफर्टाइल भी कर सकता है। तो हमें जो है कम से कम मैन्योर की जगह फर्टिलाइज़र का यूज़ हमें कम करना चाहिए, मैन्योर का जो हमें यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम मैन्योर का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा समय तक जो है फसल हम किसी भी खेत में उगा पाएंगे, और उसका जो है ज़्यादा नुकसान भी हमारी फसलों में लगभग ना के बराबर ही होता है स्टूडेंट। तो देखिए हमने यहाँ तक मैन्योर, फर्टिलाइज़र वगैरह यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। तो हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, और हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक इरिगेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे हम जो है अपने खेतों को वाटर जो है सप्लाई कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा, इंडिया में जनरली जो वाटर सिस्टम है या इरिगेशन सिस्टम है वो पूरा मानसून पे डिपेंड होता है, बट स्टिल हम लोग जो है अदर सोर्सेज का भी यूज़ करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स प्लांट इज कॉल्ड इरिगेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। अब बहुत सारे मेथड है इरिगेशन के, जैसे वेल्स का यूज़ कर सकते हैं, डग वेल्स हो सकते हैं या ट्यूबवेल हो सकते हैं, कैनाल्स हो सकते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम हो सकता है, टैंक हो सकता है, या वाटर हार्वेस्टिंग का भी हम लोग जो है इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो वेल्स जो है दो टाइप का होता है, डग वेल जो कुएं खोदे हुए हैं, या उसको जो है बेल क्लॉक ऑपरेटेड है, यानी कि बेल उसको ऑपरेट करते हैं, तो या पंप का भी यूज़ हम कर सकते हैं डग वेल्स में। इसी तरीके से ट्यूबवेल जो है वेरी डीप अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होते हैं इरिगेशन। मोटर पंप में जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके वाटर को जो है लिफ्ट करा सकते हैं, या इंजन्स का यूज़ करके हम उसको जो है जिसमें पेट्रोल वगैरह का यूज़ किया जाता है या डीजल का यूज़ किया जाता है उससे हम वाटर लिफ्ट करा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ वाटर कैनाल्स या लार्ज वाटर के रिवर्स या कैनाल का हम यूज़ कर सकते हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम भी एक अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम में आपका वाटर जो है डायरेक्टली रिवर से पंप के थ्रू जो है लिफ्ट कर लिया जाता है, और ये इरिगेशन उन एरिया में काफ़ी फ़ायदेमंद है जहाँ से रिवर जो है पास हो रही है। इसी तरीके से कई बार हम लोग जो है स्मॉल स्टोरेज टैंक या रिजर्वर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे वाटर को जो है हम टैंक में स्टोर कर सकते हैं बारिश के समय में। इसी तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें वाटर को जो है ज़मीन के अंदर टैंक के अंदर जो है स्टोर किया जाता है, और ये जो है सॉइल इरोशन को भी काफ़ी प्रिवेंशन करता है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।